सोचिए, एक तरफ ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ते मॉनसून की आहट। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ऑफिशियल डेटा और रिपोर्ट्स के जरिए इस वक्त देश में चल रहे इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे मौसमी बदलाव के पीछे की कहानी क्या है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 47.6 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आम आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। ईस्टर्न यूपी के बांदा में रिकॉर्ड किया गया ये टेम्परेचर एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा मौजूदा वेदर क्राइसिस कितना एक्सट्रीम और इंटेंस हो चुका है। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द नॉर्थ वेस्ट हीटवेव क्राइसिस। अगर हम IMD के इन सिवियर हीटवेव अलर्ट्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही अलार्मिंग पैटर्न नजर आता है। बात सिर्फ दिन के बढ़ते तापमान की नहीं है। एक हीटवेव तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफी ज्यादा रहने लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी धरती को और आसपास के वातावरण को रात में ठंडा होने का पर्याप्त वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। और इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड देखकर तो सच में हैरानी होती है। ये क्राइसिस किसी एक छोटे से हिस्से तक लिमिटेड नहीं है। ईस्टर्न यूपी, MP, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सभी जगहों पर 28 मई तक इस भयंकर गर्मी के बने रहने की आशंका है। उसी तरह बिहार में 24 मई तक और कोस्टल आंध्रा में 26 मई तक अलर्ट हैं। क्लियरली एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में और साथ ही हरियाणा और दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर अपने नॉर्मल लेवल से पूरे 5.1 डिग्री ऊपर चला गया है। और इस पूरी सिचुएशन पर आग में घी का काम कर रही हैं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज सतही हवाएं, जो पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस गर्मी के असर को कई गुना बढ़ा रही हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, इसलिए आते हैं सेक्शन 2 पर, डिफाइनिंग अ हीट वेव। आखिर IMD एक हीट वेव को डिफाइन कैसे करता है? असल में ये सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी होने के बारे में नहीं है। IMD का ये क्लासिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को तो मापता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये देखता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से वो गर्मी कितनी एबनॉर्मल है, यानी वहां के नॉर्मल टेम्परेचर से उसका डेविएशन कितना है। और यहीं पर ज्योग्राफी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब देखिए, प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों के लिए हीट वेव तब डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए ये बेस थ्रेशोल्ड सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश के लिए अलग अलग एरियाज के हिसाब से ये अलग अलग बेंचमार्क्स होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसके मैथ्स को समझते हैं। एक नॉर्मल हीट वेव और एक सिवियर हीट वेव में क्या फर्क है? जब टेम्परेचर अपने नॉर्मल से 4.5 से 6.4 डिग्री तक बढ़ जाता है तो वो एक नॉर्मल हीट वेव मानी जाती है। लेकिन जैसे ये डेविएशन 6.4 डिग्री के खतरनाक मार्क को क्रॉस कर लेता है, IMD इसे एक सिवियर हीट वेव डिक्लेयर कर देता है। और प्रैक्टिकली इस वक्त हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसी सिवियर कैटेगरी का सामना कर रहा है। लेकिन इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक उम्मीद भी है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द एडवांसिंग मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून की करंट ट्रैजेक्टरी हमें रिलीफ की एक बहुत बड़ी उम्मीद दे रही है। अंडमान सी में अपना अर्ली ऑनसेट दर्ज करने के बाद अब ये मॉनसून तेजी से साउथ ईस्ट अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। ये एडवांस होता हुआ मॉनसून सच में उन सभी एरियाज के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो लंबे समय से इस हीटवेव को झेल रहे हैं। और अगर हम हिस्टोरिकल डेट्स और फोकास्ट को कंपेयर करें तो आज की क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और भी क्लियर हो जाती है। हिस्टोरिकली केरला में मॉनसून के आने की नॉर्मल डेट 1 जून होती है, लेकिन इस बार 2026 के फोकास्ट डेट के हिसाब से ये 26 मई को ही हिट करने वाला है। ये अर्ली अराइवल एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे वेदर पैटर्न्स में कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब देखते हैं कि पॉलिसी के लेवल पर इन सब का क्या मतलब है। सेक्शन 4, डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये सारा डेटा और एक्सट्रीम वेदर सिर्फ रोजमर्रा की खबरें नहीं हैं। अगर हम एकेडेमिक्स या पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो ये एक लाइव केस स्टडी है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्लाइमेटोलॉजी या डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि GS पेपर 1 और GS पेपर 3 में देखा जाता है। हीट वेव्स को अब ऑफिशियली एक नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में ट्रीट किया जाने लगा है, जो ये साफ बताता है कि ये मुद्दा अब कितना सीरियस हो चुका है।
तो आखिर में इस सब से हम क्या समझ सकते हैं? एक हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर क्लासिफाई करने से इस एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से निपटने का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी अप्रोच कैसे बदल जाता है? क्या इससे ग्राउंड पर हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम सच में बेहतर और फास्ट होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए और इस टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करता है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।